Hello and again welcome to my YouTube channel Danish Career Counseling and I am Dr. मोहम्मद दानिश। और आज जो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो है बहुत सारे सवालों के जवाब जो बच्चों ने मुझसे पूछे पीजीटी इंटरव्यू के रिगार्डिंग और जीआईसी मेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ओके, तो जैसा कि हम सब अभी जानते हैं पीजीटी के कुछ सब्जेक्ट्स का रिज़ल्ट आया है और इंटरव्यू की डेट्स भी घोषित कर दी गई हैं और बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना शुरू कर दिए हैं और करके अपना जो है इंटरव्यू लेटर भी डाउनलोड कर लिया है एंड नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर इंटरव्यूज़। ओके, तो बहुत से बच्चों ने मुझसे सवाल किए और मैंने जब देखा अपने यूट्यूब चैनल पे अलग अलग वीडियोज़ में तो बहुत ही यूनिक सवाल थे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल थे जो मुझे लगता है कि मुझे उनके जवाब देने चाहिए। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि जो सवाल मुझसे पूछे जाते हैं तो मैं वहाँ पर तो उनको इंडिविजुअली जवाब दे देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो सवाल जो है वो किसी एक या दो के बच्चों के नहीं होते हैं, वो बहुत सारे बच्चों के होते हैं। तो कुछ बच्चे तो मुझसे सवाल पूछ लेते हैं और कुछ लोग नहीं पूछ पाते हैं या किसी ने मेरी चैनल कभी नहीं देखा या वीडियो नहीं देखी है। तो मुझे लगता है कि उन सवालों के जवाब देने से अगर ज़्यादा बच्चों का भला हो सकता है, तो उसी पर्पज़ से मैं जो है टाइम टू टाइम वीडियोस शेयर करता हूँ टू आंसर ऑल दोस अनआंसर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो दो पार्ट में मैं वीडियो को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। एक तो पहला पार्ट जो होगा वीडियो का फर्स्ट हाफ में मैं बात करूँगा कि जो पीजीटी के इंटरव्यू से जुड़े हुए सवाल हैं, जैसे कि बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड कर रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करें, और जो उन्हें दिक्कतें आ रही हैं कि किसी के डेट में गड़बड़ है या किसी का मार्कशीट में गड़बड़ है तो वो एफिडेविट लगा रहे हैं, तो वो क्या करें, किस तरीके से उसको जो है अपलोड करें। ओके, और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उससे जुड़े हुए सवाल पूछ रहे हैं कि सर जो मेडिकल सर्टिफिकेट है क्या वो सीएमओ से ही बनेगा या जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो कहाँ से इशू होगा। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे इंटरव्यू से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं कि किस तरीके से होगा, क्या कोई लास्ट डेट है या हम इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्या अप्रोच होना चाहिए। तो वो सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। और उसके अलावा मैं जीआईसी का मेंस से जुड़े बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर जीआईसी का मेंस में कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, कितने टाइम ड्यूरेशन का होगा। तो उससे भी जुड़े हुए काफ़ी सवाल हैं जिसके मैं आपको जवाब आज देने की कोशिश करूँगा। तो जल्दी जल्दी मैं सवाल बता देता हूँ। जैसे एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि सर जैसे हमारे मार्कशीट में गड़बड़ है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट या पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट में गड़बड़ है, तो हमने उसको ऐसे ही लगा दिया है और उसके साथ एफिडेविट लगा दिया है, तो क्या ये एक्सेप्ट होगा। तो मेरे हिसाब से तो एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको ने ये कमी आइडेंटिफाई कर ली है कि हाँ देयर इज़ अ मिस्टेक इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट, आपके किसी डॉक्यूमेंट में कमी है और आपने उसको इग्नोर नहीं किया है, उस पर आपने एक एफिडेविट बना के उसको लगा दिया है। तो यानी कि आप इन फ्यूचर जो है कभी ना कभी उसको करेक्ट कराएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट किसी और का है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो एक्सेप्ट होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं है। आपने एफिडेविट लगाया है, नोटरी पे बनवाया होगा, तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए। उसके अलावा दिक्कत जहाँ आती है वो मैं बता देता हूँ। दिक्कत आती है जैसे कई बार 10th की मार्कशीट में आपका नाम गलत हो गया या जो नाम आपने जो है फॉर्म में भरा था वो मार्कशीट में नहीं है या जो मार्कशीट में है वो फॉर्म में नहीं भरा। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसे मिसमैच हो जाते हैं, कई बार गलती हो जाती है। तो आपने उसके लिए एफिडेविट लगाया तो देखिए इंटरव्यू लेटर तो आपका डाउनलोड हो जाएगा और आप इंटरव्यू देने पहुंच जाओगे। प्रॉब्लम यह है कि जब आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ शो करोगे तो वहाँ पर फिर मैच करने में दिक्कत होती है कि आपने नाम कौन सा दिखा रखा है, मार्कशीट में क्या नाम है, फॉर्म में कुछ और है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर आपने एफिडेविट लगाया है तो मुझे लगता है कि शायद वो एक्सेप्ट होना चाहिए, उसमें आयोग इतनी दिक्कत नहीं करेगा। ओके, तो ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ बच्चे कह रहे हैं कि सर जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो सीएमओ से ही बनेगा और ये ऐसा तो कहीं मेंशन है नहीं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका पहला नोटिफिकेशन आया था, जो पीजीटी का फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन था, तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ आप जो है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट एक करा के लेके जाएँ। ठीक है, तो हो सकता है इस बार जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है वेबसाइट पे उसमें ना मेंशन किया हो, लेकिन जब आपने फॉर्म भरा था तो उसमें ये बात मेंशन की गई थी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। क्योंकि बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर कहाँ पर लिखा है ये चीज़। तो अगर आपके पास कहीं नोटिफिकेशन पड़ा हो, और मैंने अपनी उसमें शेयर भी किया है, मैंने एक वीडियो बनाई थी आपको याद होगा,
उसमें मैंने शेयर किया था कि कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस की थी, जिसमें कि नाम में गलती और डेट ऑफ बर्थ में गलती और ये सब चीज़ों के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। तो चाहे तो आप उस चीज़ को देख लें तो उसमें भी आइडिया मिल जाएगा। तो उसमें ये मेंशन किया गया था कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना है और अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अपने पिछले इंस्टीट्यूशन से जहाँ से आप पढ़ के आए हैं, जहाँ से आपने डिग्री ली है, वहाँ से आप बनवाएं। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे पिछले इंस्टीट्यूशन से बनवाएं या हमने 12th जहाँ से किया था वहाँ से बनवाएं। तो बेहतर ये होता है कि जो आपका करंट इंस्टीट्यूशन है, लास्ट इंस्टीट्यूशन, ओके, वहाँ से बनवाएंगे तो वो ज़्यादा वैलिड होता है, वही माना जाता है। क्योंकि 12th करे हुए आपको, इंटरमीडिएट करे हुए टाइम हो गया, अब वो आपको कैसे रिकग्नाइज करेंगे, वहाँ से आप एफिडेविट बनवा रहे हो तो वो उसकी शायद इतनी रेलिवेंस ना हो। लेकिन जो आपका अभी आपने ताज़ी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या BA MA जहाँ से भी किया है, तो वहाँ से बनवाइएगा तो उसकी ज़्यादा मान्यता है। ठीक है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो बन जाता है, आप जाइए आराम से अपने कॉलेज में जाके वहाँ से बनवाइए तो हो जाएगा। फिर बच्चों ने सवाल पूछा कि सर अभी हमारी फाइनल डिग्री नहीं आई है, मार्कशीट ही है, प्रोविजनल है, तो क्या हम प्रोविजनल लगा दें? तो प्रोविजनल लगा दीजिए, कोई बात नहीं, आप ही की तो है, आपने ही किया है, ऐसा तो है नहीं किसी और ने किया है, तो आप प्रोविजनल लगाइए, वो भी एक्सेप्ट होगा। और एक बात मैंने और बताई थी शायद अपनी पिछली वीडियो में, अगर बच्चों ने ना सुनी हो तो मैं फिर बता देता हूँ कि जब भी अपलोड करें फाइल, अगर आपके पास PDF नहीं है तो पहले PDF में बनाइए उसको। उसके बाद कोई भी एफिडेविट है तो एफिडेविट और आपकी जो मार्कशीट है उसकी एक फ़ाइल कर लीजिए, मर्ज कर लीजिए। अगर वहाँ पर एफिडेविट का ऑप्शन नहीं है, अगर वेबसाइट पे अलग से एफिडेविट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, तो एफिडेविट और मार्कशीट को एक साथ मर्ज करके एक PDF फाइल बनाइए। तो जब भी वहाँ पर वो फाइल खुलेगी तो मार्कशीट के साथ आपका एफिडेविट भी खुलेगा। तो जब भी आयोग जो है प्रिंट देगा उसका, तो वहाँ पर आपकी मार्कशीट के साथ आपका जो है एफिडेविट भी दिखाई देगा। तो उससे दिख जाएगा कि हाँ देयर इज़ अ मिस्टेक, यानी कि कमी है, और उस कमी को आपने आइडेंटिफाई करते हुए एक एफिडेविट लगाया है। तो एक तो चीज़ ये हो गई, पहली बात तो ये हो गई डॉक्यूमेंट की बात। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर कोई लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट तो कहीं मेंशन नहीं है उसमें, तो जितनी जल्दी आप अपलोड कर लेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, तो आपका इंटरव्यू लेटर डाउनलोड हो जाएगा। तो आपका फोकस सिर्फ आपकी इंटरव्यू की तैयारी पे होगा और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, और आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर पाएंगे। अदरवाइज तो फिर ये डॉक्यूमेंट के चक्कर में लगे रहेंगे कि डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड करना है, कैसे करना है, और इसी में सारा टाइम निकल जाएगा। क्योंकि इस बार सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया है और आप अब इंटरव्यू देने जाएंगे, तो अगर आप बहुत ही पैनिक अवस्था में जाएंगे, बहुत ज़्यादा घबराहट से जाएंगे, तो इंटरव्यू भी गड़बड़ाने के चांसेस होते हैं। तो बहुत ही ठंडे दिमाग से, कूल माइंड से जाइए इंटरव्यू देने के लिए, और अपने सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करके जाइए। ओके, तो एक तो ये बात ये हो गई। अब बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, ऐसा क्या है, क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं? तो देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के इंटरव्यू में कितना भी हो, मतलब पूरी नॉलेज तो आपकी चेक नहीं हो सकती। हो सकता है जो सवाल आपसे पूछे जाए उस टाइम आपको उसका आंसर याद ना आ रहा हो, या कई बार प्रेशर भी होता है माइंड पे, और बहुत सारे एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो दिमाग स्टक है, बहुत सारी चीज़ों में अटका हुआ है, तो उस टाइम हम इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाएँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर नॉलेज नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत ही ठंडे दिमाग से परफॉर्म करते हैं, वही सवाल आपसे बहुत ही ठंडे दिमाग से पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे पाते हो, लेकिन घबराहट में जब आपसे सवाल करा जाता है तो आप एक बेसिक सा सवाल जो होगा, जो बहुत ही हल्का सवाल होगा, आप उसका भी जवाब नहीं दे पाते हो। तो रूम प्रेशर होता है, इंटरव्यू पैनल का प्रेशर होता है, इंटरव्यू बोर्ड रूम जो होता है उसका एक अलग ही प्रेशर होता है, उसमें तो आदमी सही बात भी गलत बोलता है। ओके, तो इस पे आप ध्यान रखिए कि घबराए ना, अपनी घबराहट पे बहुत कंट्रोल करिए। आधा इंटरव्यू आपका ठीक हो जाएगा अगर आपने अपनी घबराहट पे, अपनी जो एंग्जाइटी जिसे हम बोलते हैं, दिल में घबराहट है, दिमाग में बेचैनी है, उस पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आधा इंटरव्यू आपके फेवर में आ जाएगा। उसके बाद तो जो सवाल पूछे जाएंगे उसके आप जवाब दीजिए, और कोशिश करिएगा कि जो कंसेप्चुअल नॉलेज, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं आपके सब्जेक्ट के, जो भी सिलेबस दिया है आपके सब्जेक्ट का, तो जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बेसिक टर्म्स जो हैं वो ज़रूर याद करके चाहिए। जैसे कोई परिभाषा है या कोई ऑथर का नाम है, ठीक है, किस ऑथर ने कौन सा कंसेप्ट दिया था, या कोई किसी चीज़ की परिभाषा है, तो परिभाषाएं जो है ज़रूर देख के जाइए। क्योंकि कई बार परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि इसकी परिभाषा क्या है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे आप, इसको एक लाइन में बताइए, किसी एक कॉन्सेप्ट को जो है इसको आप एक लाइन में डिफाइन करिए। तो क्योंकि इंटरव्यू में बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं होते हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई आपसे नहीं कहेगा कि पूरी आप हिस्ट्री बताइए या पूरा पन्ना लिख के दिखाइए, वो सब नहीं होता, आपसे बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि आपके जो सब्जेक्ट है उसके बेसिक कंसेप्ट जो है आप देख के जाइए, और उन्हीं में से सवाल होंगे। क्योंकि मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ, जब अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि बेसिक तो आना चाहिए, मूल तो आना चाहिए। मूल नहीं आएगा आगे का तो फिर आप कर ही लोगे, और मूल ही नहीं आता है आपको तो फिर हम बड़ी चीज़ क्या से आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी एक राय है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, और बिल्कुल घबराइए मत। आपने
फिर प्रीलिम आपने जो है रिटर्न निकाला है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर नॉलेज है। बस अपनी घबराहट पे कंट्रोल करिए और जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जल्दी 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 आप जो है क्विकली रिवाइज कर लीजिए, और जो सिलेबस दिया है उसी में पढ़ के जाइए। इधर उधर मत भागिए कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, मैं दुनिया भर की चीज़ें पढ़ लूँ। तो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं एक बार वीडियो देख रहा था तो उन्होंने एक बात कही थी कि थोड़ा पढ़िए, बार बार पढ़िए। किसी अच्छे यूट्यूबर ने बात की, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं नाम भूल गया उनका, लेकिन उन्होंने बात की तो मैं भी इस चीज़ को अप्लाई करूँगा अपने साथ कि थोड़ा पढ़िए, बार बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ये नहीं कि आप मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ और बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में सब भूल गए। ओके, तो ये बात हो गई इंटरव्यू के लिए। ओके, और भी बहुत सारे सवाल हैं जो अभी अगर आपको ध्यान आते हैं तो आप मुझे शेयर करते रहिए। और बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कट ऑफ के बारे में कि सर क्या हुआ इस बार, EWS की कट ऑफ ज़्यादा चली गई है या कम चली गई है। तो ये तो देखिए अभी अंदाजे हैं, अंदाजे में मैं नहीं कह सकता जब तक कि कोई एक कॉन्क्रीट एक पुख्ता जानकारी ना हो, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट में कम नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है, कुछ में ज़्यादा नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। जैसे इंग्लिश में 86 बता रहे हैं बच्चे, इंग्लिश में कम हुआ है, मैथ में कोई कह रहा है 95 96 पे सिलेक्शन हुआ है। और तो देखिए आयोग का फैसला होता है तो आयोग के फैसले को नहीं नकारा जा सकता, लेकिन अगर कोई उसमें गड़बड़ी हुई होगी तो उसका ज़रूर आगे कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। तो ये तो रही बात इंटरव्यू की। अब हम बात करते हैं GIC के मेंस के बारे में। तो GIC मेंस से कुछ जड़ों एक सवाल है, जैसे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या पेपर एक दिन में होंगे या अलग अलग होंगे, या दोनों पेपर अलग अलग दिन में होंगे। तो अलग अलग होने का वैसे कुछ सवाल नहीं है, क्योंकि आपका हिंदी और आपका ऐसे राइटिंग तो एक पेपर है, उसके बाद जो है आपका ऑप्शनल है सब्जेक्ट का वैकल्पिक, तो एक दिन में भी हो सकता है और 2 पाली में भी पेपर हो सकता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि पहली पाली में आपका 2 घंटे का आपका हिंदी और ऐसे राइटिंग हो जाए और दूसरी पाली में आपका वैकल्पिक सब्जेक्ट हो जाए। जैसे नेट का एग्जाम होता है, नेट का पेपर एक दिन में हो जाता है, तो इट्स पॉसिबल कि आप का सब्जेक्ट का भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ये आयोग के ऊपर निर्भर करता है, वो आपसे अलग अलग 2 दिन में भी कंटिन्यूशन में करा सकता है। ओके, तो एक तो चीज़ ये हो गई। फिर कह रहे हैं कि बच्चे की सर मेंस के पेपर कहाँ से मिलेंगे, तो आप देखिए ट्राई करिए, गूगल पर सर्च करिए, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए होंगे, नहीं तो उसकी बुक्स भी आती हैं मार्केट में, वहाँ से देखिए और उसमें सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। नहीं तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका सिलेबस है उसी को पढ़ना है आपको, सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करिए, फिर तो कहीं से भी आएगा आप कर लेंगे। ओके, और बच्चे कह रहे हैं कि सर निबंध की तैयारी कैसे करें, तो मैंने इस पर पिछली वीडियो में बताया था कि निबंध के लिए लिखने की प्रैक्टिस भी करिए, साथ साथ अपना कंटेंट डेवलप करिए। और कंटेंट के लिए मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स जो है, उस करंट अफेयर्स की जो किताबें आती हैं हिंदी की, उनके टॉपिक्स को पढ़िए, काफ़ी डिटेल में पढ़िए, बार बार रीड करिए। तो उससे क्या होगा, जब आप ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो है अच्छे से आप ऐसे कर पाएंगे। ओके, अब फिर बात करी बच्चों ने मुझसे सर GIC के आंसर की के रिगार्डिंग कब तक आएंगी। तो देखिए आयोग UP PCS ने कराया है, तो कई बार ऐसा होता है ये आंसर की थोड़ा देर से निकालते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये जल्दी भी निकाल दें इस बार, क्योंकि इन्हें दिसंबर में कराना है, तो बहुत जल्दी ही आंसर की आएंगी। आंसर की आने के बाद फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा, क्योंकि इनकी आंसर की पहले आती हैं आपकी, उसके बाद जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर होता है। ओके, तो आप तैयारी करते रहें। और रही बात कट ऑफ की, तो जो मैंने अंदाज़ा दिया था कि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, क्योंकि बच्चों का रुझान जो मैंने देखे हैं तो वही 50 से 60% के बीच में इनका जो है मार्किंग होने वाली है। और काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर EWS की कितनी जाएगी, तो EWS का आप आपके PCS में तो EWS का कम रहता है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपका EWS की जो है कट ऑफ थोड़ी सी कम ही जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि जो PGT में हुआ, जो PGT के एग्ज़ाम में हुआ वो GIC लेक्चरर के भी एग्ज़ाम में हो, क्योंकि 2 अलग अलग संस्थाएं हैं, 2 अलग अलग बॉडी हैं इसको कराने के लिए। तो UPSC SSB की जो अप्रोच होती है वो अलग होती है, और UP PCS जो एग्ज़ाम कराता है उसकी अप्रोच थोड़ी सी अलग होती है। आपने पेपर का स्टैंडर्ड ही देख लिया होगा कि पेपर के स्टैंडर्ड में कितना फ़र्क था, तो पेपर के स्टैंडर्ड से पता चल जाता है कि आयोग है। देखिए UP PCS तो UP PCS है, उनका जो एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम होता है वो भी अलग ही स्टैंडर्ड का होता है, और ये एग्ज़ाम भी उन्होंने अलग स्टैंडर्ड से कराया। तो आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस करिए, ज़्यादा ध्यान मत दीजिए चीज़ों पे। और बच्चे कह रहे हैं कि क्या इंटरव्यू भी है इसमें, तो देखिए इंटरव्यू तो इसमें मेंशन नहीं है GIC के एग्ज़ाम में, सिर्फ प्री है और मेंस है, उसके बाद जो भी मेरिट बनेगी उसकी बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहे आज के सवाल। तो अगर आपके कोई और सवाल हो तो वो भी मुझसे इस चैनल पर मेरे शेयर करिए, और अपने नंबर बताइए, अपने जो मार्क्स आपके आए हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, वो मेरे चैनल पे आके शेयर करें, जिससे कि मुझे एक आइडिया लग पाए कि हाँ कितने कितने मार्क्स आप लोग के आ रहे हैं, जैसे कि मैं और क्लोज आप लोग को जो है कट ऑफ के बारे में बता सकूं। ओके, और स्पेसिफिकली जो बच्चे इकोनॉमिक्स से तैयारी कर रहे हैं, तो
या पीजीटी का इंटरव्यू दे रहे हैं या जीआईसी का मेंस दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी हो सकता है इसी पे फोकस हो, तो वो ज़रूर देखिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरी वीडियोस को देखने के लिए। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत सारे व्यूज़ दिए, लाइक दिए और सब्सक्राइब भी किया मेरे चैनल को। तो मैं ही चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो जिससे क्या होगा कि ये जो मेरी मुहिम है बच्चों तक पहुँचने की, ये बढ़ेगी और मैं सब बच्चों का जो सवालों को जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।